हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में बात करूंगा मैं एग्जीक्यूशन ऑफ ज़ार्स के बारे में। ठीक है, चलो पहले आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ से बात कर लेते हैं कि मैंने ऑडियो फॉर्मेट में क्यों बनाया, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि वीडियो कहाँ गए, आप तो वीडियो शूट करते थे, अब ऑडियो में कैसे आ गए हो। यार देखो, रीज़न इसका ये है कि वीडियो बनाने में लगता है टाइम बहुत। ठीक है, बड़ा टायरिंग काम है और बहुत तामझाम लगता है कि पहले ट्राइपॉड लगाओ, फिर वीडियो लगाओ, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करो और फिर उसको एडिटिंग करो। 4K में वैसे भी ना काम बहुत स्लो होता है, तो उसमें होता क्या है, उसका नुकसान ही होता है। कंटेंट होता है बहुत सारा मेरे पास, आप तक पहुंचा पाता हूं मैं बहुत कम। ठीक है, और मेरे चैनल पे वैसे भी कोई वीडियो में बहुत एनिमेशन या कोई इसको बहुत मेरे कोई फंकी वीडियोस तो है नहीं, तो मेरा जो मेनली चैनल है उसमें फोकस ज़्यादा कंटेंट पे है, कंटेंट बेस ज़्यादा है वो। तो अब कंटेंट ही आप तक पहुंचाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना मिक्स्ड फॉर्मेट में रखूँगा। जो लंबे वीडियो होंगे जिसमें पूरा बैकग्राउंड है, कंटेक्स्ट है, जो पूरा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको मैं थोड़ा सा ऑडियो फॉर्मेट में रखूँगा ताकि जल्दी आप तक पहुंचा पाऊँ कंटेंट। जो छोटे मोटे वीडियोस होंगे 5 मिनट 10 मिनट के, उसको मैं वीडियोस के फॉर्मेट में लाता रहूँगा, तो मिक्स्ड फॉर्मेट में इसको रखूँगा। ठीक है, तो मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आज का जो है वो पूरा इंसिडेंट है लास्ट ज़ार्स के एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो पहला सवाल तो ये उठता है लास्ट ज़ार्स में कि ज़ार है कौन, ये ज़ार वर्ड कहाँ से यूज़ हो रहा है, कि बहुत सारी ऑडियंस को नहीं पता होगा ज़ार के बारे में। तो जब अराउंड 1900 के आसपास का जो टाइम पीरियड था ना, ठीक है, उस टाइम पे रशिया के जो राजा थे, लास्ट राजा, वो थे लास्ट ज़ार। तो उन्हीं के ऊपर ये पूरा वीडियो है। वो थे ज़ार निकोलस II, उनका नाम था ज़ार निकोलस II। रशिया में जो राजा होते हैं ना, उनको ज़ार बोलते हैं। 300 साल के आसपास इनका रूल रहा है, 300 साल के आसपास। ठीक है, तो जो लास्ट राजा थे वो थे निकोलस II, उन्हीं के ऊपर पूरा वीडियो है। तो 1900 के आसपास थे ये निकोलस II। अब ये वाले जो राजा थे, ये वैसे तो बहुत स्किल्ड थे, मतलब घुड़सवारी भी आती है, बंदूक चलाना आता है, तलवारबाजी आती है, सारे काम कर लेते थे। लेकिन इनको जो किंगडम कैसे चलता है वो नहीं आता था, पावर को कैसे मैनेज करा जाता है वो उनके समझ में नहीं था, वो इस चीज़ में स्किल्ड नहीं थे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके फादर की एकदम से एब्रप्टली डेथ हो जाती है किडनी की डिसीज़ से। ठीक है, तो अलेक्जेंडर III नाम था, किडनी उनकी ख़राब हो गई थी, तो एकदम से उनकी डेथ हो जाती है। तो 1894 के आसपास एकदम से इनके पास पावर आ जाती है। अब पावर तो आ गई, लेकिन मैंने बोला कि पावर आ तो गई, लेकिन इनको राज्य चलाना आता ही नहीं था, किंगडम रूल कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, ये सब इनको नहीं आता था। अब यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई, बड़ी सारी दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि 1900 आते आते रशिया में ना इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत था, पैसे की बड़ी कमी थी। और रशिया में क्या, ज़्यादातर लोग हैं इसमें खेती बाड़ी में, और वर्किंग क्लास ज़्यादा है। 80% के आसपास लोग खेती करते थे 1900 के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत थी, पैसे की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वैसे ही दिक्कतें चल रही थी। और दूसरा क्या हुआ कि 1905 आते आते जापान ने भी अटैक कर दिया रशिया पे। ठीक है, और जापान से रशिया हार गया। तो जापान से रशिया हार गया, तो एक तो वैसे ही वॉर में पैसे का नुकसान और ज़्यादा होता है, तो पहले ही कंट्री में पैसे की दिक्कत है, वॉर हार गए और पैसे का नुकसान हो गया, फिर ऊपर से एक मतलब एक ह्यूमिलेशन अलग हो गया, इंसल्ट अलग हो गई इंटरनेशनल लेवल पे कि भैया इतना बड़ा कंट्री, दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, मतलब साइज़ वाइज तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो साइज़ वाइज इतना बड़ा कंट्री, और जापान देखो कितना सा मैप में छोटा सा कंट्री नहीं है, उससे हार गया। तो एक तो इंसल्ट वाली बात भी हो गई थी। ठीक है, तो और सारा का सारा जो फिर जिम्मेदारी किस पास, राजा पे ही आती है। राजा ही तो भैया वो है जिम्मेदार, तो पूरी की जो पूरी प्रजा उठा के ना राजा पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, सारा जिम्मेदारी उस पर राजा पे थोप देती है कि भैया तुम्हारी वजह से हार गए। ठीक है, अब क्या होता है, राजा इन सब चीज़ों से प्रजा क्या कह रही है क्या नहीं कह रही उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, वो अपनी जैसे लाइफ जी रहे थे वैसी लाइफ जीते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन पब्लिक मानती नहीं है। 1905 में जब ये सब होता है तो पब्लिक सड़क पर आके प्रोटेस्ट कर देती है। इनका जो राजमहल होता है, विंटर पैलेस बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे उस टाइम ये रहते थे पीटर्सबर्ग में। ठीक है, पीटर्सबर्ग में रहते थे, तो पीटर्सबर्ग में था इनका पूरा पैलेस। पीटर्सबर्ग की भी एक कहानी है, वो बता देता हूँ। पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम है, जर्मन साउंडिंग नेम लगता है। ठीक है, इसका नाम रखा था पीटर्सबर्ग, वहाँ के राजा थे पीटर द ग्रेट, रशिया के, उन्होंने रखा था। ठीक है, और ये रखा था एक सेंट थे पीटर, सेंट पीटर के नाम पे रखा था, तो पीटर्सबर्ग रखा। लेकिन ये नाम था, ये साउंड करता था जर्मन, तो उन्होंने बोला रशिया वालों ने कि भैया ये पीटर्सबर्ग नाम जर्मन साउंड करता है, इसको कैसे करो, इसको थोड़ा सा तुम रशियन बनाओ। तो उसका नाम फिर चेंज हुआ पीटर्सबर्ग से पेट्रोग्रेड। ठीक है, फिर वहाँ पे 1970 में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, 1917 के आसपास। तो फिर वहाँ पे जो रेवोल्यूशन किया था वो किया था लेनिन ने। ठीक है, तो लेनिन की डेथ के बाद लेनिन के ऑनर में पेट्रोग्रेड का नाम हो गया लेनिनग्रेड। लेकिन फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो फिर वापस उसको पीटर्सबर्ग कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बीच में इसमें एक पीटर्सबर्ग की पूरी कहानी सुना दी कि नाम कैसे पड़ा क्या है। अब वापस आते हैं इसी पे 1905 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो
प्रोटेस्ट हो रहा है, पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, सारी प्रजा, और जो राजा है वहाँ विंटर पैलेस में, जार निकोलस II ये अपने पैलेस में थे अंदर। तो देखते हैं कि पब्लिक नहीं मान रही, तो ये क्या कहते हैं, भैया शूट कर दो, ओपन फायरिंग करवाते हैं। ओपन फायरिंग होती है, हज़ारों लोग मर जाते हैं। तो पब्लिक और गुस्से में आ जाती है कि राजा हमारी सुन तो रहा नहीं है, ठीक है, जापान से भी हार गए, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, दिक्कतें हो रही हैं, बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं, भुखमरी हो रही है, घर नहीं है रहने को, खाने को रोटी नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं, ये फायरिंग करवा दी उन्होंने, हज़ारों लोग मर गए, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत खड़ी हो गई बहुत बड़ी। तो राजा के खिलाफ ना बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया, पब्लिक गुस्से में थी। अब फिर टाइम निकलता है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, रेवोल्यूशनरीज बहुत सारे आ जाते हैं, बड़ी सारी पार्टीज़ बन जाती हैं, वहाँ रेवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी पार्टीज़ बनती हैं। क्योंकि जब भी पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो जाएगा और राजा नहीं सुनेगा पब्लिक की, तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स खड़े हुए थे। तो उसमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट ग्रुप था, इसका नाम था बोल्शेविक्स। ये नाम याद रखना, बोल्शेविक्स, अभी आगे काम आएगा इसका, ठीक है, नाम का। तो बोल्शेविक्स भी एक पावरफुल ग्रुप होता है। तो 1905 से लेकर 1914 का टाइम पीरियड ऐसे निकलता है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे लड़ाई होती रहती है। अब 1914 आते आते हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब जब वॉर शुरू हो गया तो रशिया के सामने दो प्रॉब्लम खड़ी हुई। एक तो अंदर ही चल रहा है, कंट्री के अंदर वॉर, ठीक है, वो किसके बीच में चल रहा है, राजा की आर्मी के बीच में और जो रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ हैं, मैंने बोला बोल्शेविक्स थे, और भी ऐसी रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ थी। तो एक तरफ तो रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ और अंदर ही अंदर राजा की आर्मी लड़ रही है, सिविल वॉर टाइप चल रहा है। और एक वहाँ पे बॉर्डर पे चल रहा है, जो आर्मी है बाहर के लोगों से लड़ रही है, भैया जर्मनी से लड़ रही है, उससे लड़ रही है, बाकी कंट्रीज थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया के अगेंस्ट थे। तो दो तरह से दिक्कत हो रही थी, और वॉर में पैसा वैसे ही जाता है, और 20 लाख के आसपास रशियन सोल्जर्स मर गए, तो पब्लिक में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक प्रॉब्लम और भी थी, वो पर्सनल प्रॉब्लम थी राजा की। वो प्रॉब्लम ये थी कि राजा की जो रानी थी, रानी की 4 लड़कियाँ हुई थी पहले, लड़का नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब लड़का नहीं हुआ तो एक प्रेशर भी था कि भाई लड़का होना चाहिए। तो जब लड़का हुआ तो आखिरी जो हुआ था बच्चा वो लड़का था, 1905 या 4 के आसपास लड़का हुआ था, उसका नाम था एलेक्जी। तो जो एलेक्जी था, इसको प्रॉब्लम थी हीमोफीलिया। अभी हीमोफीलिया में क्या होता है कि भैया शरीर पर कट लग जाएगा तो फिर खून निकलता जाएगा, खून रुकेगा नहीं, धड़ाधड़ खून निकलता है, ठीक है। अब वो खून निकल रहा, कोई ठीक नहीं कर पा रहा, बुलाया गया सबको, भैया डॉक्टर जितने वैद हकीम थे सबको बुलाया गया, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। तब एक आदमी आता है, उस आदमी की एंट्री होती है, उसका नाम था रासपुटिन, ठीक है। अब रासपुटिन को बोलते थे कि भैया हीलर टाइप का, जैसे बाबा टाइप होते हैं, कोई हीलर टाइप का आदमी है, ये ठीक कर देगा। अब ये बात सच भी थी क्योंकि रासपुटिन ने ठीक कर दिया। कहते हैं उसकी जो आंखें थी बड़ी हिप्नोटिक थी, उसके पास कोई मिरेकुलस पावर थी, उससे उसने ठीक कर दिया। अब थी नहीं थी वो पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक हो गया। लड़का जो था वो एलेक्जी, और रासपुटिन के प्रेजेंस में ठीक हो जाता था, खून रुक जाता था उसका। अब कहते हैं, लेकिन बात यहाँ तक नहीं गई, बात यहाँ तक होने लग गई, ऐसा बोला गया कि भैया रासपुटिन का जो है अफेयर चलता है रानी के साथ, ठीक है, अफेयर है। तो अब इससे क्या हो गया, जो प्रजा थी वो गुस्से में आ गई कि भैया रानी है और ऐसे अफेयर चला रही है, ये है वो है, ठीक है। और जो अंदर राजमहल में और जो वो थे सारे एरिस्टोक्रेट, राजा के लिए थोड़ा ना होता है राजमहल में, उसके और साथी होते हैं जो एरिस्टोक्रेट होते हैं, ठीक है, मंत्री जितने भी थे वो सारे भी गुस्से में थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, भैया राजा की तो इमेज बहुत नेगेटिव जा रही है, तो काम करो, इसको रासपुटिन को हटाओ रास्ते से। तो रासपुटिन का मर्डर हो जाता है। मर्डर भी कैसे होता है, देखो, रासपुटिन को पहले जहर दिया जाता है। अब बॉडी इतनी स्ट्रांग है रासपुटिन की, रासपुटिन मरता नहीं है, जहर से मरता नहीं है, फिर गोली मारी जाती है, फायरिंग भी कई बार की जाती है, वो मरता नहीं है, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, फिजिकल उसकी जो वो थी पावर बहुत ज़्यादा थी। तो जहर खिला दिया तो नहीं मरा, गोली मारी तो नहीं मरा, तो ज़बरदस्ती फिर उसको नदी में डुबो के मारा जाता है, ठीक है। तो ऐसे फिर रासपुटिन का खात्मा होता है। लेकिन ये है कि मैंने बोला कि पब्लिक में इमेज राजा की ख़राब हो जाती है क्योंकि भैया रानी का अफेयर चल रहा है रासपुटिन के साथ। तो फिर बहुत सारे मतलब फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, समझ लो। मैं सारे फैक्टर्स बता रहा हूँ कि एक पूरा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि जो जार निकोलस II है उससे प्रजा दुखी क्यों थी, ठीक है। इससे आपको मालूम पड़ेगा जब इनका जार का जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसके बाद पब्लिक को ये जब बात मालूम पड़ती है तो पब्लिक को फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत इंडिफरेंस ही रहती है पब्लिक ये न्यूज़ सुनने के बाद, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि ये सारा पूरा समझ लो आप, पूरा बैकग्राउंड। अब क्या हुआ, 1917 के आसपास का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो फिर दोबारा रेवोल्यूशन होता है। अब मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चला था, 20 लाख सोल्जर मर गए। तो अब जो उनकी विडोज़ थी, ठीक है, जितनी भी लेडीज़ थी वहाँ पे जो विधवा हुई थी, ठीक है, वो थी, और जो रेवोल्यूशनरीज थे और बहुत सारे राजा की आर्मी के ही कुछ सोल्जर्स इनके साथ मिल गए। किनके साथ मिल गए, रेवोल्यूशनरीज के साथ, राजा के अगेंस्ट ही हो गए। 1917 में फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ। अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ इसमें राजा की आर्मी हार जाती है, ठीक है, जो राजा के मतलब समर्थक थे वो हार जाते हैं, राजा को गद्दी से हटा दिया जाता है। राजा को गद्दी से हटा के साइबेरिया भेज दिया जाता है, जो वेस्टर्न साइबेरिया का एरिया होता है वहाँ पे राजा को रख दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अब राजा अकेले नहीं होते, राजा के साथ करीबन 10 लोग और होते हैं, जिसमें रानी, उनके 5 बच्चे, एक डॉक्टर और 4 के आसपास सर्वेंट होते हैं। तो 11 लोग टोटल होते हैं, हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। अब इधर क्या होता है कि
जब फरवरी में जैसे मैंने बताया अभी आपको रिवोल्ट हुआ था, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट आ जाती है राजा को हटा के, वो आ जाती है प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कुछ महीने निकलते हैं, तो उसी साल अक्टूबर में 1917 में दोबारा रिवोल्ट होता है, ठीक है। इस बार जो रिवोल्ट करते हैं वो करते हैं बोल्शेविक्स। मैंने बोला था ना बोल्शेविक्स थे, तो बोल्शेविक्स रिवोल्ट करते हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे जो रशिया का जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बोल्शेविक्स के हाथ में आ जाता है। लेकिन ये है कि फाइट चलती रहती है, क्योंकि जो बोल्शेविक्स की आर्मी थी उसको रेड आर्मी बोलते थे, और जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थे वो होते थे वाइट आर्मी। तो ये कंटिन्यूसली लड़ाई चलती रही 1917 से लेकर करीबन 4-5 साल तक, फिर आगे तक चलती रही। अब होता क्या है कि राजा को रखा गया था हाउस अरेस्ट में, ठीक है। 50 लोगों के आसपास वहाँ पे उनको गार्ड करने के लिए रखा गया कि भैया इनके घर को गार्ड करा जाए। तो अब होता क्या है कि एक साल हो चुका था, करीबन 1 साल हो गया था वहाँ पे राजा को रखे हुए हाउस अरेस्ट में। 1918 का टाइम आ जाता है और राजा को बार बार बोला जाता है, एक दिलासा दी जाती है कि भैया हम आपको मॉस्को शिफ्ट कर देंगे, आप टेंशन मत लो, मॉस्को शिफ्ट कर देंगे, टेंशन मत लो। वाइट आर्मी की कंट्रीज मैंने बोला वहाँ पे रेड आर्मी से लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि वाइट आर्मी जो होती है वो स्ट्रांग पड़ जाती है। तो अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं वाइट आर्मी वहाँ पहुँच ना जाए। वाइट आर्मी समझ लो वो है जो राजा को सपोर्ट कर रही है, तो लगता था कहीं वहाँ वापस जहाँ पर राजा बंद हैं वहाँ पहुँच ना जाए और राजा को छुड़ा ना लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एक प्लान बनना शुरू होता है अंदर ही अंदर राजा को एग्जीक्यूट करने का। अब ये प्लान बनाते हैं बोल्शेविक्स, ठीक है। अब बोल्शेविक्स में भी जो मेन बंदा है जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, उसका नाम था यूकोव यूरोवस्की। अब थोड़ा सा यूकोव यूरोवस्की के बारे में जान लेते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। यूकोव यूरोवस्की 40 साल के इंसान थे, एज थी 40 साल, और काफ़ी वेल ट्रिम्ड वगैरह बियर्ड थी इनकी, बड़े बाल भी बड़े वेवी से थे, ठीक है। कल्चर्ड बंदे थे, ठीक है, सब कुछ ठीक था, हाईली इंटेलिजेंट था इंसान वो। बट एक चीज़ थी कि उसने गरीबी बहुत देखी थी, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी से वो आदमी आया था, और उसको ऐसा लगता था कि जो उसकी एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो रीज़न है वो है ज़ार। वो ज़ार को दोषी मानता था कि भैया ज़ार की वजह से, ज़ार की पॉलिसीज़ की वजह से इतनी ज़्यादा गरीबी है रशिया में, तो ज़ार पूरे रिस्पॉन्सिबल है मेरे लाइफ में एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए, मेरी गरीबी के लिए, ठीक है। तो ये यूकोव यूरोवस्की ही है जो राजा को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जो पूरा प्लान बनाएगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे फिर बॉडी को वहाँ पे दफनाना है, कैसे बॉडी को ठिकाने लगाना है, ये सारा का सारा यूकोव यूरोवस्की करता है। तो प्लान कैसे करता है कि 16 जुलाई 1918 का टाइम है, रात को 1:30 बजे जाता है, और जो राजा के डॉक्टर होते हैं उनको बोलता है कि भैया अब तुम लोग उठो, ठीक है, नहा धो लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें मैं थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट करूँगा। दूसरी जगह शिफ्ट क्या करना था, उस घर के बेसमेंट में कहता मैं शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है। वो कहता है कि सिविल वॉर चल रहा है, गोलियों की आवाज़ तुम्हें आ ही रही है, तुम देख ही लो आवाज़ आ रही है, तो कहीं मालूम पड़ा है और कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो कहता है सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। दूसरी जगह कुछ नहीं होती, वो बेसमेंट ही होता है। तो आधा घंटा बीत जाता है, 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। सब ये जितने भी राजा हैं और बाकी जो 10 लोग हैं ये उठ जाते हैं, नहावा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद ये आ जाता है यूकोवस्की। तो यूकोवस्की कहता है चलो अब हम नीचे चलते हैं। तो लेके जाता है उनको बेसमेंट में लेके जाता है, आगे तक जाता है, गैलरी होती है, उस गैलरी में चलता है, फिर एक रूम में अंदर एंटर कर जाता है। रूम में एंटर करता है तो साथ में उसके सारे के सारे लोग होते हैं, 11 लोग हैं, यूकोवस्की है। अब वहाँ पे अंदर जैसे ही रानी पहुँचती है रूम में, रानी कहती है कि भाई मेरे लिए चेयर ले आओ, ठीक है। अब रानी है तो चेयर पे मतलब बैठने की डिमांड करती है, तो 2 चेयर आती हैं, एक पे रानी बैठती है, दूसरी चेयर पे रानी का जो लड़का होता है अलेक्सी वो बैठ जाता है। अब कुछ मिनट वहाँ बीतते हैं, कुछ मिनट बाद देखते हैं वहाँ पे सब की बगल वाले रूम से कुछ लोग आ रहे हैं, वो गनमैन है, हाथ में उनकी गन है। अब ये देख के जो बाकी राजा और सारे जो उनकी फैमिली है, रॉयल फैमिली, सारे घबरा जाते हैं, यार ये क्या चक्कर है, मतलब ये तो हमें मारने का प्लान किया गया है, ठीक है। अब ये हुआ कहता है ये यूकोवस्की के ही साथी थे जो बगल वाले रूम में थे, ठीक है। तो एकदम से जब मालूम पड़ता है कि सब आ गए हैं तो ये आ जाते हैं रूम में। तो अब जो राजा होता है, राजा एक क्वेश्चन पूछता है यूकोवस्की से, ये क्यों, जब उसको समझ में आ जाता है कि भैया उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान किया गया, तो पूछता है क्यों मुझे मार रहे हो तुम। तो यूकोवस्की आंसर करता है, तो कहता है कि रशिया की जो हालत है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, रशिया के इतने सोल्जर्स जो मर गए, रशिया में जो इतनी भुखमरी आ रखी है, उस सब चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार हो, इसीलिए मैं आपको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब जब राजा ये बात सुनते हैं तो हैरान तो थे, ठीक है, लेकिन उनको मालूम पड़ जाता है कि अब समय आ चुका है, लास्ट टाइम है, ठीक है। तो अभी तक तो क्या था, वो यूकोवस्की की तरफ मुंह करके खड़े थे, लेकिन अब फिर वो जब उनको मालूम पड़ता है कि अब उन्हें मरना ही है, तो वो अपना मुंह फेर लेते हैं, यूकोवस्की की तरफ पीट कर लेते हैं और अपनी जो पूरी फैमिली है उनको गले लगा लेते हैं। अब यहाँ पे यूकोवस्की अपने जो साथी हैं गनमैन, उनको बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, जो गोली मारना वो सीधा हार्ट पे मारना, दिल पे मारना, क्योंकि इससे क्या है जो डेथ है इमीडिएटली हो जाएगी और पेन नहीं होगा।
इतना कहते हैं यूकोवस्की के फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग होती है, 2-3 मिनट तक फायरिंग होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। गोली है, स्टार्टिंग में पहले यूकोवस्की मारता है, सीधा पहले राजा को मारता है, राजा की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। फिर रानी को मारता है, रानी की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। और ये जो माहौल है पूरा एकदम खून खराबा वाला जो माहौल है, ये 2-3 मिनट तक पूरा चलता रहता है, खूनी कार्यक्रम। 2-3 मिनट के बाद फायरिंग रुकती है। अब एक स्ट्रेंज बात ये थी कि 6 में से 11 लोग थे वहाँ पे, ठीक है, जिन लोगों को वहाँ पे एग्जीक्यूट करने का था 11 लोग थे, तो 11 में से 6 लोग बच जाते हैं। और बच क्यों जाते हैं, उसका रीज़न ये था क्योंकि जो गनमैन थे यूकोवस्की के साथ वो ट्रेंड प्रोफेशनल कोई नहीं थे, वो कोई ट्रेंड प्रोफेशनल लोग नहीं थे, ठीक है। और दूसरा वो अल्कोहल भी सबने पी रखी थी। अब वहाँ पे एक फीमेल होती है जो इनको रजिस्ट करती है, ठीक है। तो जब वो रजिस्ट करती है तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनकी गन है, गन के आगे ना एक ब्लेड होता है, लंबा सा ब्लेड होता है, उसको बेयोनेट बोलते हैं। तो वो उस ब्लेड को उस लड़की के शरीर में घोंपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की ने कॉर्सेट पहना होता है। अब कॉर्सेट क्या होता है, एक टाइप का एक इनर वियर होता है फीमेल का, जो नेक से लेके वेस्ट तक होता है, ठीक है। और वो जो कॉर्सेट था वो काफ़ी थिक था, ठीक है, काफ़ी भारी था और मोटा था। तो ईजिली वो जो बेयोनेट है वो बॉडी में वो घोंप नहीं पाते, तो टाइम लगता है, करीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं उस लड़की को मारने में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 20 मिनट तक अगर किसी आदमी को इस तरह से किसी ब्लेड से कोशिश करी जा रही है मारने की, तो कितना ज़्यादा पेनफुल रहा होगा इस इंसान के लिए, ठीक है। फिर फायरिंग चलती है और कईयों को मैंने बोला जैसे कि बेयोनेट से मारा जाता है। तो करीबन ये पूरा जो सिलसिला है 20 मिनट तक का चलता है, खूनी कार्यक्रम 20 मिनट के आसपास चलता है। 20 मिनट के बाद सबकी 11 के 11 लोगों की डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो फिर अब जो उनकी बॉडीज़ थी उनको वहाँ से फिर लेके जाते हैं, और सारी की सारी जो डेड बॉडीज़ होती है उनको बाहर एक ट्रक होता है, उस ट्रक में लोड कर दिया जाता है। अब एक चीज़ ये भी होती है, जिस ट्रक में इनकी बॉडीज़ को रखा गया था उस ट्रक को पहले से ही ऑन करके रखा गया था, उसका इंजन पहले से ऑन कर रखा था, क्योंकि देखो ट्रक का इंजन होता है भारी, आवाज़ बहुत करता है, ठीक है। तो वो इंजन इसलिए ऑन करके रखा गया था ताकि अंदर जो ये जो फायरिंग हो रही थी इसकी आवाज़ बाहर ना जाए, ताकि बाहर किसी को मालूम ना पड़े अंदर क्या हो रहा है। फिर इनकी बॉडीज़ को उसमें, जैसे मैंने बोला, ट्रक में वहाँ पे उसमें लोड कर देते हैं और इनकी बॉडीज़ को ले जाते हैं दूर वहाँ पे कहीं पे जंगल में, ठीक है। और फिर वहाँ जाके भी इनकी बॉडी को चॉप किया जाता है, उसके बाद उस पर पेट्रोल एसिड वगैरह छिड़का जाता है और फिर इनकी बॉडी को जला दिया जाता है, ठीक है। अब जो रिमेन्स होते हैं, क्योंकि पूरी तरह तो बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, तो जो रिमेन्स होते हैं उन रिमेन्स को वहाँ पे एक माइन होती है, एक तरह की अंडरग्राउंड सुरंग होती है, वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे दफना दिया जाता है। और कहते हैं कि 2 जगह इनको दफनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरा एग्जीक्यूशन लास्ट ज़ार्स का होता है। अब इसमें स्ट्रेंज बात ये थी कि पब्लिकली ये चीज़ तो बाहर आ गई थी कि जो ज़ार निकोलस II थे इनकी डेथ हो गई है, बट पूरी की पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट किया गया, ये बात बाहर नहीं आई। अब उसके क्यों नहीं आई बाहर, उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि जो रानी थी ना वो जर्मन को बिलोंग करती थी, ठीक है। वो रानी रशिया की नहीं थी, वो जर्मनी की थी। तो फिर जर्मनी जो है वो गुस्से में आ सकता है, वो कंट्री भड़क सकता है। सेकंड रीज़न, रशिया के राजा उस टाइम पे, जर्मनी के राजा और इंग्लैंड के राजा, ये तीनों कज़न थे, ये तीनों कज़न थे, ठीक है। तो अब क्या होता कि अगर ये बात मालूम पड़ती कि पूरी की पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, इस तरह से उनको मारा गया है, तो जर्मनी और इंग्लैंड ये सारे के सारे कंट्री भी हो सकते थे, ये बहुत हॉस्टाइल हो जाते, ये भड़क जाते रशिया पे, फिर ये कुछ कर सकते थे रशिया के साथ, ठीक है। तो रशिया के साथ जो उनका रिलेशन है बहुत ख़राब हो सकते थे, ठीक है। और ऑलरेडी क्या था, ये जो टाइम पीरियड है ये 1918 का है। अब 1918 में ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, तो रशिया की हालत ऑलरेडी पछता हो चुकी थी। तो अगर ये मालूम पड़ता उनको, इंग्लैंड वालों को और ये जर्मनी वालों को, कि ऐसे ऐसे पूरी की पूरी जो उनकी रॉयल फैमिली है इनको एग्जीक्यूट करा गया है, तो वहाँ पे दोबारा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने का खतरा खड़ा हो जाता। और रशिया, जैसे मैंने बोला, उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं था, ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और 20 लाख के आसपास सोल्जर मर चुके थे। तो रशिया उस कंडीशन में नहीं था कि ये बार आउट हो जाए और दोबारा कुछ मालूम पड़ा दूसरी कोई मुसीबत आ जाए कंट्री पे, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि बहुत लंबे टाइम तक जो रॉयल फैमिली के जो इनका एग्जीक्यूशन हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर निकोलस ज़ार, इनके बारे में तो मालूम पड़ गया था पब्लिकली कि हाँ इनकी डेथ हो गई है। और जो पब्लिक थी उन्होंने भी बहुत इंडिफरेंट रही, पब्लिक ने रिएक्ट नहीं करा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि पब्लिक तो ऑलरेडी राजा से खफा थी, ठीक है। लेकिन बाकी जो पूरी फैमिली का क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, कैसे हुआ, ये कभी भी बाहर नहीं आया बहुत लंबे टाइम तक। ये बाहर आया था 1991 में। 1991 में क्यों आया? क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन ये टूट गया था, ठीक है। सोवियत यूनियन टूट गया था। सोवियत यूनियन क्या है, रशिया के साथ मिलकर 14 कंट्री और थे जो मिलके बना था सोवियत यूनियन। 1991 में पूरा का पूरा सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया अलग हो गया, बाकी 14 कंट्री सारे के सारे अलग हो गए थे। तो 1991 में जब ये टूटा,
ठीक है। वहाँ पे जो कम्युनिज्म की जो डोमिनेंस थी ख़त्म हुई रशिया में, 1991 में डोमिनेंस ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो जब वहाँ डोमिनेंस ख़त्म हुई कम्युनिज्म की, रशिया जो सोवियत यूनियन टूटा, तो ये फिर वहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, तब मालूम पड़ा जो उनके रिमेन्स थे, मैंने बोला ना 2 जगह इनको वहाँ पे दफनाया गया था, अलग अलग जगह पे 2 जगह, तो दोनों जगह से फिर इनके ग्रेव, वहाँ पे इनकी जो ग्रेव्स थी उनको डिग करा गया और वहाँ से निकाला गया, जो उनके रिमेन्स थे वहाँ से निकाले गए। और फिर बाद में जो पूरी जो रॉयल फैमिली थी, इनका सेरेमनी हुई थी प्रॉपर, एक बाद में सेरेमनी करी 1998 के आसपास सेरेमनी हुई, और फिर इनके रिमेन्स को जहाँ पे जो जनरली ज़ार्स के रिमेन्स होते हैं, ठीक है, वो वाला जो पीटर्सबर्ग में जो प्रॉपर इनको फिर एक रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे फिर इनको दोबारा जो उनके रिमेन्स थे उनको बरी करा गया। ठीक है, तो ये था एक पूरा, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से जो इनका लास्ट ज़ार्स का जो एंडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशन हुआ ये किस तरह से हुआ। ठीक है, तो कोशिश रहती है मेरी कि इस तरह के वीडियोस बनाऊं, और क्योंकि पढ़ा मैंने बहुत कुछ होता है, बता मैं बहुत कम पाता हूँ। अगर मैं वीडियोस के फॉर्मेट में बनाऊँ तो सब कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, ऑडियो फॉर्मेट का बेनिफिट ये रहता है कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। मुझे बताना ये ऑडियो फॉर्मेट वाला जो तरीका है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का, ये आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, जैसा भी है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ठीक है, ये आपने एंड तक इस वीडियो को या ऑडियो कह लीजिए इसको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।